साथ बदलते भारत की शान। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। मैं नहीं मानता तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। मैं नहीं मानता। तंबाकू जानलेवा है, ये चेतावनी हर पैक पर है। इसे पढ़िए और इस पर विश्वास कीजिए। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होगी सिंचाई, 62 लाख किसान होंगे लाभान्वित। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की नदी जोड़ो परियोजना की परिकल्पना को मोदी सरकार दे रही है मूर्त रूप। पिछले दिनों कई राज्यों में हुए बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान। बिहार गया के किसानों ने कहा, दवा देने के बावजूद फसलें हो रही हैं खराब। हरियाणा सरकार ने फसलों के नुकसान का मुआवजा देने के लिए लगभग 561 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृत। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने आकांक्षी जिलों में सुनिश्चित पोर्टेबल जल आपूर्ति और ओडीएफ प्लस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का किया आयोजन। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 28 माह में आकांक्षी जिलों के 1.1 करोड़ घरों में नल से जल आपूर्ति कराई गई उपलब्ध। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को भोपाल के हिंदी भवन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि भारत सरकार का बजट ऐतिहासिक अभूतपूर्व है। बजट से नए भारत के निर्माण की बुनियाद को मजबूती मिलेगी। इस बजट में सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों के समग्र विकास और संतुलित विकास का विशेष ध्यान रखा गया है। आने वाले 25 वर्षों में भारत दुनिया का श्रेष्ठ देश बने, इसकी नींव रखने वाला यह बजट है। मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्रीय बजट में दी गई सौगात और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए रिफॉर्म पर चर्चा की। तोमर ने कहा कि नदी जोड़ो परियोजना की परिकल्पना स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में की गई थी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मूर्त रूप दे रही है। इसकी शुरुआत केन बेतवा लिंक परियोजना से हुई है, जिसका मध्य प्रदेश को सौभाग्य मिला है। इस योजना से न केवल लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी, बल्कि 62 लाख किसान लाभान्वित होंगे। सोलर बिजली का उत्पादन भी होगा। बजट में ऐसे 5 प्रोजेक्ट को स्वीकृत दी है, जिनका डीपीआर बन रहा है। भारत सरकार का बजट अभी हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। यह बजट अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। नए भारत के निर्माण की बुनियाद के रूप में इस बजट को देखा जाना चाहिए। बजट की जो खूबियां हैं, बजट के पीछे जो दृष्टि है, भविष्य का जो दृष्टिकोण है और बजट के लोक हितकारी जो प्रावधान हैं, वो आम जनता तक पहुँचे और आम जनता को बजट के उन प्रोविजंस का लाभ मिले। इसके लिए हम लोगों ने ये तय किया था कि देश की राजधानियों पर कोई ना कोई मंत्री 5 और 6, ये 2 दिन लोकसभा के छुट्टी के थे, इन दिनों में जावें और वहाँ पर बजट के मामले को लेकर अपनी बात रखें। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से तमाम किसानों को आने वाले दिनों में फायदा होगा। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ये भारत सरकार प्रारंभ कर रही है। वैसे डिजिटलाइजेशन तो सब क्षेत्र में हो, ये सरकार की प्राथमिकता पर ही है, लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में
ये आने वाले कल में बहुत ही नया परिवर्तन लाएगा। पहले क्या था कि किसान और किसानी का कोई डाटा नहीं था, सिर्फ वो खसरा खतौनी ही होती थी, वो भी आधी होती थी, आधी नहीं होती थी। कुल मिला के परंपरागत रूप से जब तक पुरखा जिंदा रहते थे तो ज़मीन बच्चों के नाम आती ही नहीं थी। कई बार उनके मृत्यु के बाद भी नहीं आती है, तो सही आंकड़ा कोई होता नहीं था। लेकिन पीएम किसान योजना के माध्यम से 11.5 करोड़ लोगों का हिसाब किताब अभी तक हमारे पास आ गया है। तो ये डाटा हमारे पास है। इस डाटा प्लेटफॉर्म का उपयोग हमें अच्छे से करना चाहिए और इसलिए इस डाटा के साथ हम ज़मीन का डाटा भी जोड़ रहे हैं। ये किसान का डाटा है। अब ये इस किसान की ज़मीन क्या है, 5 बीघा है, 10 बीघा है, उसका कौन सा सर्वे क्रमांक है, वो इस डाटा के साथ लिंक हो जाएगा। इस डाटा के साथ आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। इस डाटा के साथ बैंक का अकाउंट लिंक हो जाएगा। इस डाटा के साथ आप को कौन कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है, वो योजनाएं लिंक हो जाएंगी। और अब बात करेंगे बदलते मौसम की। पिछले दिनों कई राज्यों में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सरसों, आलू और चने की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। हालांकि गन्ना और गेहूं की फसल उगाने वाले किसान थोड़ी राहत में हैं। जिन क्षेत्रों में ओले पड़े हैं, सिर्फ उन आंशिक इलाकों में ही गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। हरियाणा यमुनानगर में पिछले दिनों सर्वाधिक 26 mm बरसात हुई। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार उत्तरी हरियाणा के जिलों में बारिश से फसलों में नुकसान हुआ है, जबकि दक्षिण हरियाणा में गेहूं की फसल को लाभ पहुंचा है। सरसों की अगर बात करें हम तो 40 से 50% तक नुकसान है, क्योंकि तेज हवा के साथ जो सरसों की फसल है वो बिल्कुल नीचे गिर चुकी है और जिसमें दाना बन चुका है उस दाने की क्वालिटी पे भी फर्क पड़ेगा। दूसरी अगर बात करें हम गेहूं की फसल की, गेहूं की फसल में जहां पहले ही पानी दे रखा है किसानों ने और बारिश की वजह से और पानी खड़ा हो चुका है, तो गेहूं की फसल में भी 25 से 30% तक नुकसान है। उसमें गेहूं पे क्या असर होगा कि गेहूं की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाएंगी और पीली पड़ने की वजह से उसकी जो ग्रोथ है, गेहूं की जो ग्रोथ है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। किसान को सबसे पहले तो पानी निकासी का प्रबंध करना पड़ेगा। अगर पानी निकासी का प्रबंध नहीं है तो किसान भाई उसमें जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र का उसमें डाल सकते हैं। 3 किलो की थैली आती है तो सरसों फसल में अपनी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मेन काम तो यही करना है कि उसको अपना पानी सुखाना है, क्योंकि पानी सूखेगा तभी इसकी जो ग्रोथ है वो चलेगी दोबारा। गन्ने में जो नुकसान है वो है, अगर हवा के कारण गन्ना उखड़ चुका है तो उसके सूखने के आसार हैं, क्योंकि तेज़ हवा चली हुई है। गन्ना अगर उखड़ चुका है तो वो गन्ना सूख जाएगा, तो उसकी मतलब जो पैदावार है उस पर असर पड़ेगा। और किसानों को हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकारों के द्वारा फसलों की गिरदावरी कर मुआवजा देने के लिए आदेश दिए गए। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में हुई भारी वर्षा, जल भराव तथा कीट हमलों से हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा देने के लिए 561.11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की। इस राशि को क्रमानुसार किसानों को वितरित किया जा रहा है। राज्य में भारी वर्षा, जल भराव तथा कीट हमलों से कपास, मूंग, धान, बाजरा तथा गन्ना की फसलों को हुए नुकसान के आकलन हेतु सभी आयुक्तों और उपायुक्तों को विशेष गिरदावरी खरीफ 2021 के आदेश दिए गए थे। इस संबंध में संबंधित मंडल आयुक्त के माध्यम से उपायुक्तों ने फसल खराब रिपोर्ट सरकार को भेज दी है और सरकार ने मुआवजे के तौर पर 561.11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। और बिहार के गया में बेमौसम बारिश की वजह से फसलें खराब होने से किसान दुखी हैं। किसान ने बताया कि बेमौसम बारिश से हमारी फसल बहुत खराब हो गई है। किसानों ने कहा कि दवा देने के बावजूद फसलें खराब हो रही हैं। जिन फसलों को नुकसान पहुंचा उनमें आलू, गेहूं, चना, मटर, सरसों और दूसरी फसलें शामिल हैं। बारिश से सर हरा आलू हम लोग लगाए हुए हैं, उसमें सब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दवाई देला के बावजूद भी पाला मार रहा है सर, इतना क्षति कर रहा है आलू को। किसान लोग हम लोग दवा देते देते तबाह है। पत्ता गल जाता है तो फिर पौधा मर जाता है सर। पौधा मर जाने की वजह से फिर बहुत नुकसान हो गया सर। किसान को फल नहीं लग पाता है, मर गया पेड़ तो खत्म हो गया कहानी उसका। और कौन कौन सी सब्जी का नुकसान हुआ? और टमाटर भी गल गया रहा है सर, हम लोग खीरा गल रहा है सर, खीरा रोप रहे हैं फिर दोबारा नहीं उग पा रहा है। मिर्चा हुआ है, आलूआ हुआ है और समझे कि बोड़ा था, लौका था, ये सब बारिश से नुकसान हो गया।
आलुआ तो जन्म नहीं पाया सर, जन्म नहीं पाया। इसके चलते सरकार अब सोचे कि किसान को उठाने के लिए कुछ राहत दिया जाए। कम से कम लगता है कि 1.5 बीघा 2 बीघा आलुआ में कम से कम 70-80 हज़ार रुपया लागत लगा हुआ था, जो कि आलू बहुत कम जमा। ये किसान क्या करे, अब कबार के रोपने का भी चीज़ नहीं है कि उसको रोपे। मिर्चा है कि रोपला कम से कम 1.5-2 महीना हो गया, जो कि बारिश से उठ नहीं रहा है, वो भी मेरा नुकसान है। अब पौधा कुछ उपजाया है, पैदा होगा अर्थात नहीं होगा पीछे। तो बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा और किसानों की मांग भी है कि जो सरकार है वो फसल बीमा का लाभ किसानों तक पहुंचाए। और अब बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय की। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने आकांक्षी जिलों में सुनिश्चित पोर्टेबल जल आपूर्ति और ODF प्लस पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO अमिताभ कांत ने कहा कि आकांक्षी जिले कई मायनों में अद्वितीय हैं और कई चुनौतियों का सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में काम करने के मॉडल की संयुक्त राष्ट्र सहित कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने सराहना की है। पानी और स्वच्छता का प्रभाव कई गुना और स्वास्थ्य तथा पोषण को सीधे प्रभावित करता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जिला कलेक्टर और नीति निर्माता यह सुनिश्चित करने के लिए अति आवश्यक नेतृत्व प्रदान करें। शौचालय की सुविधा और नल का पानी दिए गए समय में हर ग्रामीण घर तक पहुंचे। सम्मेलन के एजेंडे को निर्धारित करते हुए महाजन ने ग्रामीण घरों में नल के पानी की आपूर्ति और ODF यानी कि खुले में शौच से मुक्ति के बाद हर समय शौचालय का उपयोग सुनिश्चित करने में जिलों द्वारा की गई प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि चूंकि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन दोनों समयबद्ध हैं, इसलिए नल का पानी और स्वच्छता सुविधा प्रदान करने के लिए कोई भी छोटा नहीं चाहिए। और आदर्श वाक्य के साथ मिशन मोड के कार्यक्रम के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण है कि कार्यक्रम की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए पानी और स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता सभी के द्वारा लगातार प्रयास किए जाएं। जल जीवन मिशन का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की तर्ज पर काम करते हुए पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित बनाना जरूरी है। और भारत पाकिस्तान सीमा के पास जम्मू के गजानसू इलाके में रहने वाली सुषमा कुमारी और अन्य महिलाओं ने किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO की स्कीम के अधीन पशु और भेड़ पालन विभाग की मदद से एक डेयरी शुरू की है। सुषमा कुमारी और अन्य महिलाएं पनीर और कलारी जम्मू में उत्पादित एक प्रसिद्ध स्थानीय लोकल पनीर है वो बनाती हैं। इस FPO से क्षेत्र की और भी कई महिलाएं जुड़ी हैं और इसका सीधा वो लाभ उठा रही हैं। भेड़ पालन विभाग के अधिकारी डॉक्टर जफर इकबाल के अनुसार FPO बनाए जा रहे हैं और सीमावर्ती इलाकों से कई महिलाएं आगे आ रही हैं। FPO में शामिल गजानसू की महिलाओं का कहना है कि इससे उनकी जिंदगी बदल गई है, क्योंकि वे अब स्वतंत्र हैं और पैसा कमा रही हैं। वह न केवल स्थानीय उत्पादों को बाजार में बेच रही बल्कि रामबन जैसे इलाकों में भी जाकर वो बेच रही है और इसका सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है वहां की महिलाओं को। इस योजना ने इन महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बना दिया है। अब वे अपने परिवार का भी भरण पोषण करने में सक्षम हैं। और प्राकृतिक खेती समय की मांग है ताकि उत्पादित अनाज स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बेहतर हो सके। इसीलिए लगातार जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो लगातार हर्बल खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की ओर से औषधीय पौधों की जानकारी बच्चों और आम नागरिकों को देने के उद्देश्य से राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में औषधीय उद्यानों की स्थापना की जा रही है। राज्य के मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की सहायता से प्रदेश के 100 राजकीय विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर हर्बल नर्सरी लगाने का काम शुरू किया गया है। राजस्थान राज्य प्राकृतिक एवं भौगोलिक क्षेत्र में औषधीय पादपों के क्षेत्र में बहुत ही समृद्ध रहा है, लेकिन बदलती जलवायु और प्रदूषण के कारण यह जो प्रजातियां हैं औषधीय पादप हैं वो विलुप्ति के कगार पर आ पहुंचे हैं। ये प्रजातियां धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। ये हमारी प्राकृतिक संपदा को सुरक्षित रखने के लिए केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत स्कूल हर्बल गार्डन विकसित किए जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को औषधीय पौधों के गुणों से परिचित करवाना है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सक इन औषधियों को प्राप्त कर लोगों का उपचार कर सकेंगे। इस योजना के तहत 25 से ज्यादा प्रजातियों के औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं। हर्बल गार्डन बहुत ही उपयोगी बच्चों के लिए सिद्ध होंगे। बच्चे इस पढ़ाई के साथ साथ अपनी जड़ी बूटियों के बारे में जानेंगे। आगे जो
तरह तरह की बीमारियाँ हुई हैं उनकी रोकथाम करने में बच्चे लाइव रूप से परिचित होंगे। इस अभियान का लाभ स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी मिलेगा। ये अभिनव पहल निश्चित ही देश की आने वाली पीढ़ी को भारत की सनातन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में तो जागरूक करेगी ही, साथ ही उनकी अपने परिवेश में मौजूद जड़ी बूटियों और विभिन्न तरह के पौधों के गुण धर्मों के बारे में भी जागरूक करेगी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जयपुर से मुरारी गुप्ता की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति के पहाड़ी कोरवा आज भी सरकारी सुविधा से कोसों दूर नजर आते हैं। गांव में पीने का साफ पानी और पक्की सड़क के लिए ग्रामीणों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि महज झूठे वादे कर वोट लेकर चले जाते हैं, लेकिन समस्या को कोई सुनने वाला नहीं है। गाँव में पानी के लिए ग्रामीण झिरिया और ढूढ़ी का गंदा पानी पीते हैं, जिससे बीमार होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। प्रशासन द्वारा गांव में एक भी हैंडपंप नहीं लगवाया गया है। पानी की सुविधा के नाम पर एक पक्की डोरी है, लेकिन गांव की बसाहट दूर दूर होने के कारण सभी ग्रामीण इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। प्रशासन ने गांव में मनरेगा योजना के तहत एक कुएं की मंजूरी दी है, जो अभी निर्माणाधीन है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि कुएं के निर्माण में मजदूरों के बजाय जेसीबी मशीन से कुएं की खुदाई की जा रही, जिससे ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और आइए देखते हैं कि इस समय किसान अपनी फसलों का कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो इस मौसम में किसानों को अपनी फसलों का बेहद ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि मौसम बदल रहा है और खासतौर से बेमौसम बारिश की वजह से भी आंध्र प्रदेश में धान की रोपाई करें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। गन्ने की रोपाई कर सकते हैं, साथ ही मक्के की बुवाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में काबुली चने के खेत से खरपतवार निकालें। किसान अरहर की कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा उड़द के खेत से घास फूस निकाल लें। आंध्र प्रदेश में मूंगफली में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ के किसान केले के बागों से खरपतवार निकालें। कर्नाटक में गन्ने की कटाई कर लें। गन्ने के खेत में सिंचाई करें। किसान धान की कटाई कर सकते हैं। यहीं गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा कपास की चुनाई कर लें। अभी लाल मिर्च की तुड़ाई कर लें। सुपारी के खेत में जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें। किसान सुपारी की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार करते रहें। कर्नाटक में अदरक की खुदाई करें। इसके साथ ही ज्वार की कटाई करते रहें। इस समय भिंडी की रोपाई कर सकते हैं। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं, उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब बात बिहार के करेंगे। बिहार गोपालगंज में गन्ने के अभाव में बंद होने की कगार पर पहुंची विष्णु शुगर मिल दियारा क्षेत्र में जल जमाव से किसान खेती नहीं कर पा रहे। गन्ने की खेती कभी नकदी फसल के रूप में हुआ करती थी, इलाके के किसानों की जिंदगी में मिठास भरती थी, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की बेपरवाही के चलते इस बार शहर की विष्णु शुगर मिल की बंदी के कगार पर आ गया है, जिससे किसानों और मजदूरों की जिंदगी में गन्ने ने खटास भर दी है। हालत यह है कि जिले में किसानों ने गन्ने की खेती से तौबा कर ली। इलाके में 15 फरवरी से बसंतकालीन गन्ने की खेती शुरू होती है, लेकिन इस बार किसानों के खेतों में आज भी बाढ़ के पानी से के जमाव होने के कारण
गन्ने की फसल के लिए खेत तैयार नहीं हो पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार गन्ने की फसल बर्बाद हो गई, लिहाजा अगली बार इलाके के किसान गन्ना की खेती कैसे करेंगे। इस क्षेत्र में पानी खेतों में लगा हुआ है। वहीं मिल प्रबंधन के सामने चीनी मिल के गन्ने के अभाव में बंद करने की नौबत आ गई है। जीएम पीआरएस पाणिकर ने बताया कि अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण क्षेत्र में गन्ना फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। जलभराव की स्थिति से निदान पाने के लिए धनखर नाला की सफाई बहुत ही आवश्यक है। विगत कई साल से सफाई नहीं हुई है। सफाई होने से कई गांवों में 40% जलभराव की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस बार गन्ने के अभाव में 60 दिन भी प्रतिदिन गन्ने की पेराई नहीं हो पाई है। गन्ने के अभाव में कई घंटे तक मिल को बंद रखना पड़ रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आधे भी गन्ने की पेराई नहीं किए जाने से मिल के अस्तित्व पर खतरा बना हुआ है। और अब बात करते हैं खेती किसानी के अलावा कुछ दूसरी खबरों को, जो देखते हैं खास खबर में। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 83,876 नए मामले सामने आए। कोविड-19 के मामलों में अब दिनों दिन कमी होती जा रही। कोरोना के दैनिक मामले घटकर 1 लाख से भी कम हो गए। देश में कोरोना के कुल 11,08,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। देश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 7.25% दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में 1,99,000 से अधिक लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतकर ठीक हो चुके हैं, जबकि पूरे देश में 4,06,80,000 से ज्यादा लोग अभी तक कोरोना से ठीक हुए। देश में रिकवरी दर 96.19 पर पहुंच गई है। कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार के प्रयासों से कोरोना की टेस्टिंग क्षमता भी बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 11,56,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं, जबकि देश में अभी तक कुल 74.15 कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 169 करोड़ 63 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 14 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग सेंटर फिर खुल गए हैं। पहले चरण में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खुले और ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 14 फरवरी से खुलेंगे। कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। और उत्तर प्रदेश में स्कूल और कॉलेज फिर से खुल रहे हैं। कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं खोलने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि डिग्री कॉलेजों में भी कक्षाएं शुरू हो रही हैं। इस दौरान कोविड मानकों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है। केरल में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए शिक्षण संस्थान फिर से खुल रहे हैं। 10वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाएं कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार सुबह से शाम तक विभिन्न बैचों में फिर से शुरू होंगी। कॉलेज को भी स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं फिर शुरू करने की अनुमति दी गई है। बाल विहार यानी कि किंडरगार्टन और 1 से 9वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाएं अगले 1 और सप्ताह तक जारी रहेंगी। गुजरात सरकार ने 1ली से 9वीं कक्षा तक के स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है। राज्य में कोविड रोगियों में लगातार कमी आने के बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। अभिनेता अक्षय कुमार ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में सीएम आवास पर मुलाकात की। अक्षय कुमार को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे अक्षय कुमार ने स्वीकार कर लिया। धामी का कहना है कि अक्षय कुमार न सिर्फ एक अच्छे अभिनेता है बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी। उन्होंने उल्लेख किया कि राष्ट्र के प्रति उनका योगदान सर्वोच्च है। मध्य प्रदेश के वृद्धाश्रम के बुजुर्गों के लिए राग भोपाली में सस्टेनेबल फैशन शो आयोजित किया गया। फैशन शो के दौरान बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं द्वारा सस्टेनेबल गुड्स को प्रमोट किया गया। पहली बार भोपाल में 3 पीढ़ियों को लेकर किसी फैशन शो का आयोजन किया गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक, केवल दूरदर्शन किसान पर। 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके।
कोरस सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने। पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श शुक्रवार रात 10 बजे। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान